गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मगध साम्राज्य है। आज आप जो चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आप थोड़ी चर्चा करते हैं एक छोटी सी कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं। कहानी है मति बदलने से। बच्चों किससे संबंधित है? मति बदलने से संबंधित। एक कुम्हार था, मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन उसने अपने चाक के ऊपर एक सुंदर सी चिलम बनाई। क्या बनाई? एक चिलम बनाई। तो उसका जैसे मति बदली उस कुम्हार की, उसने उस चिलम को मिटा के क्या बना दी? एक सुराही बना दी। क्या बना दी? एक सुराही। तो मिट्टी बोली कुम्हार से भी, बोली देखो कितनी सुंदर चिलम बनाई थी आपने, और उस चिलम को मिटाकर आपने एक सुराही बना दी। तो कुम्हार कहता है कि मेरी क्या बदल गई थी? मति बदल गई थी। क्या बदल गई थी? मति। तो मति बदलने के बाद में उस मिट्टी कहती है भी कुम्हार से, कहते हैं आपकी तो मति बदली थी परंतु मेरी तो किस्मती बदल गई। तो सुराही कहती है, मिट्टी जो कहती है अगर चिलम में बनती तो जिंदगी भर खुद जलती व दूसरों को क्या करती? जलाती। आज मैं सुराही बनी हूं तो जिंदगी भर खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को क्या करूंगी? शीतलता प्रदान करूंगी। तो इसी तरह एक कुम्हार की मति बदलने के बाद एक मिट्टी की किस्मत बदल जाती है, तो हमारी मति बदलने के बाद हमारी किस्मत क्यों नहीं बदल जाती? हमारी भी किस्मत जरूर बदलेगी। सिर्फ अपन क्या जरूरत है? अपनी मति बदलने की जरूरत है। आओ आप टॉपिक पर चलते, अपने साम्राज्य की बात करते हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का जब आप जिक्र करते हैं तो इससे पहले आप 16 महाजनपद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 16 महाजनपदों में जो सबसे मजबूत कोई जनपद था वो मगध था। कौन सा जनपद था आपका? मगध। मगध महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपदों के अंदर आता है, मजबूत था। इस महाजनपद ने सभी जो अन्य 15 महाजनपद थे उनके ऊपर धीरे धीरे क्या कर लिए? अपने अधिकार जमा लिए। मगध साम्राज्य का जब आप बात करें, मगध साम्राज्य के संस्थापक जो थे वृद्धरथ थे। भी क्या थे? वृद्धरथ। यानी वृद्धरथ को क्या कहा जाता है? मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। मगध साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो मगध साम्राज्य का कार्यकाल रहा है, आपको याद होना चाहिए, 544 ईस्वी पूर्व से लेके 322 ईस्वी पूर्व तक। यानी 544 ईस्वी पूर्व से लेके 344 ईस्वी पूर्व तक जो रहा है वो मगध साम्राज्य रहा है। और मगध साम्राज्य के अंदर 3 वंश हुए। भी कितने वंश हुए आपके? 3 वंश। जैसे पहला वंश था आपका, याद होना चाहिए, हर्यक वंश था। हर्यक वंश। दूसरे वंश की आप चर्चा करें तो दूसरा जो आपका वंश रहा था वो शिशुनाग वंश था। भी कौन था? शिशुनाग वंश रहा है। और तीसरे वंश की आप चर्चा करते हैं तो तीसरा वंश रहा है आपका नंद वंश। भी कौन सा वंश रहा है आपका? नंद वंश। आज जो आप चर्चा कर रहे हैं हर्यक वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किस वंश के बारे में? यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत किस वंश के बारे में चर्चा करेंगे आप? हर्यक वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? हर्यक। हर्यक जो वंश है, हर्यक वंश है, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। भी क्या था? बिंबिसार। यानी हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना करी थी। 544 और 492 ईस्वी पूर्व तक क्या करता रहा था? ये मगध के ऊपर शासन करता रहा। क्या करता रहा? मगध के ऊपर शासन करता रहा एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में। यानी मगध साम्राज्य आप पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य के संस्थापक तो वृद्धरथ थे, परंतु मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में आप जानेंगे तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। भी हर्यक वंश का भी जैसे आप जिक्र करें तो हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक भी आप जानेंगे तो किसको? बिंबिसार। यानी हर्यक वंश जो है ये हर्यक वंश आपका 544 ईस्वी पूर्व से लेके 544 ईस्वी पूर्व से लेके 412 ईस्वी पूर्व तक इसके अंदर 4-5 राजा बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। सबसे पहला जो आपका है बिंबिसार है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बिंबिसार जो था, बिंबिसार ने जो अपनी राज्य विस्तार की नीति के लिए राज्य जो विस्तार किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य जो विस्तार की नीति के लिए, राज्य विस्तार की नीति के लिए क्या किया था? इस आदमी ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या स्थापित किए थे? इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अलग अलग जैसे जगह का आप जैसे जिक्र करते हैं तो इसने जो बिंबिसार जो था, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने सबसे पहले जो इसकी पहली पत्नी का जैसे आप जिक्र करते हैं कौशल देवी थी। भी क्या थी इसकी? कौशल देवी। तो कौशल देवी इसकी जो पहली पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी। ये कौशल नरेश, यानी किसकी? कौशल नरेश। जैसे आप जिक्र करते हैं परसेनजीत, आप इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, परसेनजीत के बारे में। यानी कौशल जो देवी थी ये कौशल राजकुमारी थी।
जिसको आजकल आप अयोध्या जिसे पढ़ते हैं, हमें महाजनपद काल में इसके बारे में पूरी चर्चा कर चुका हूं। तो कौशल नरेश है, प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी कौशल देवी जो है। उसके बाद में दूसरी जो इसकी पत्नी का आप जैसे जिक्र करते हैं, तो दूसरी जो इसकी पत्नी थी वो लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी भी। कौन थी इसकी दूसरी जो पत्नी थी, वो चेलना थी। चेलना यानी लिच्छवी जो है, लिच्छवी राजकुमारी थी। ये कैसी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाहित करके इसने किसके साथ संबंध स्थापित किया या अपने राज्य का विस्तार किया, वो लिच्छवी तक। तीसरी जो है इसकी जो पत्नी का आप जिक्र करते हैं, तीसरी खेमा है, क्या नाम है इसका, मदर नरेश की जो मदर राजकुमारी है, ये क्या है, मदर है राजकुमारी। यानी मदर जो है ये पंजाब का प्रदेश है भी। कहां का प्रदेश है, पंजाब का प्रदेश है। मदर राजकुमारी खेमा से भी क्या किया था, इसने विवाह किया था। और अपने वैवाहिक नीति के कारण, यानी वैवाहिक नीति के कारण अपने राज्य का क्या किया था, इसने विस्तार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये इसका उद्देश्य था। भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके आप क्या कर सकते हैं, अपने राज्य विस्तार किया जा सकता है। इसके बाद में बिंबिसार के बारे में जब आप चर्चा करते हैं, तो इसके समय में एक जीवक नामक क्या होता था, जीवक जो राजवेद था। कई बार पूछ लेते हैं भी जीवक जो राजवेद था वो किसके काल में था, तो जीवक राजवेद बिंबिसार के काल में था। बिंबिसार ने अवंती के ऊपर आक्रमण किया था भी। अवंती जो वर्तमान में आप मध्य प्रदेश का उज्जैन जो पढ़ते हैं, अवंती के ऊपर आक्रमण किया था। अवंती के ऊपर क्या किया था, इसने आक्रमण किया था। और चंड प्रधोत वहां का क्या था, राजा था। अवंती का जो राजा चंड प्रधोत था, चंड प्रधोत के साथ इसने क्या किया था, लड़ाई झगड़ा मतलब आक्रमण किया इसके चंड प्रधोत के ऊपर। परंतु बाद में इससे क्या कर ली थी, मित्रता कर ली थी भी। क्या कर ली थी इसके साथ, मित्रता। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है भी जीवक जो वेद है वो किसके दरबार में बिंबिसार ने जो भेजा था, तो चंड प्रधोत है इसके दरबार में। क्योंकि चंड प्रधोत पांडु रोग से क्या हो गया था, पांडु रोग से ग्रसित हो गया था। तो इसका उपचार करने के लिए जीवक को कहां भेजा गया था, चंड प्रधोत यानी अवंती साम्राज्य में भेजा गया था भी। अवंती जैसे आप महाजनपद काल में पढ़ चुके हैं, उज्जैनी का जैसे जिक्र कर चुके हैं, या महिष्मती का जैसे आप जिक्र करें, वही आपका अवंती है। तो इसके दरबार में भेजा था इसको, इसका उपचार करने के लिए। इसका क्या करने के लिए, उपचार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जब चर्चा करते हैं। इसके अलावा जैसे बिंबिसार जो है ये बुद्ध के समकालीन है भी। किसके समकालीन है, बुद्ध के समकालीन, यानी बुद्ध के समकालीन रहे। महात्मा बुद्ध का जब आप जिक्र करते हैं ना, ये जो कार्यकाल इसका आ रहा है, यानी बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व का जब जिक्र करते हैं, तो किसके समकालीन था ये, महात्मा बुद्ध। किसके समकालीन था ये जो महात्मा बुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, किसके समकालीन था ये, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। इसके बाद में जो है मतलब अलग अलग नामों से भी इसको, कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन है, पुराणों के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है भी। पुराण जो है, पुराणों के अंदर भी इसको किस नाम से जाना जाता है, पुराणों में इसको जो जाना जाता है श्रोणिक। श्रोणिक क्या कहा जाता है इसको, श्रोणिक नाम से। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रोणिक किसका उपनाम है, आपको याद होना चाहिए, बिंबिसार का। और ये जो श्रोणिक अपन पता चलता है, किसमें पता चलता है, बिंबिसार को कहा जाता था पुराणों के अंदर भी। जो अपने पुराण है 18 पुराणों का जैसे अपन जिक्र करते हैं, उन पुराणों में जो अपन जानकारी मिलती है किसके बारे में, श्रोणिक। किसका उपनाम है आपका, बिंबिसार, जो हरेक वंश का एक बड़ा ही प्रतापी राजा था भी, बड़ा ही प्रतापी। और इसकी जो राजधानी का आप जिक्र करें भी, बिंबिसार ने जो राजधानी बनाई थी भी, देखो राजधानी समय समय पर आप पढ़ेंगे परिवर्तित भी होती रही है, परंतु इसकी जो राजधानी थी क्या थी, इसकी जैसे राजधानी का आप जिक्र करें तो राजधानी क्या थी इसकी, राजगृह। क्या लिखोगे आप, राजगृह इसकी क्या थी राजधानी। बाद में जैसे वैशाली भी बनी थी, पाटलिपुत्र भी, आपा इसके बारे में भी आपा चर्चा। तो ये आपका जो हरेक वंश का जो पहला राजा था कौन सा था, बिंबिसार था, जिसके बारे में आपा चर्चा कर रहे थे। बिंबिसार की फिर हत्या, देखो जो हरेक वंश है, इस हरेक वंश को आपा पितरहर्ता वंश के बारे में भी जानते हैं। यानी हरेक वंश जो है, हरेक वंश को क्या कहा जाता है, पितरहर्ता। यानी पितरहर्ता जो वंश कहा जाता है, पितरहर्ता यानी पिता की हत्या करने वाला। यानी पिता हर्तक का मतलब क्या होता है, पिता की हत्या करने वाला भी आगा साम्राज्य अपन जानते हैं। तो किस साम्राज्य को, हरेक वंश। क्योंकि हरेक वंश जो है ना, हरेक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार है। बिंबिसार की जो हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके इसका पुत्र क्या बैठता है, ये गद्दी पर बैठता है, आजाद है शत्रु। जो अजात शत्रु किसकी हत्या करके गद्दी के ऊपर बैठता है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अजात शत्रु है। तो एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए, बिंबिसार प्लस चेलना का जिसे आप जिक्र करते हैं, यानी
लिच्छवी जो राजकुमारी है, लिच्छवी राजकुमारी चेलना है, लिच्छवी राजकुमारी चेलना और बिंबिसार से कौन उत्पन्न होते हैं? आपके अजातशत्रु। और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके क्या बैठता है? वो गद्दी पर बैठता है। यानी 492 ईस्वी पूर्व से लेके, जैसे आप इसका अजातशत्रु का जिक्र करें, अजातशत्रु जो है दूसरा राजा कौन सा बनता है आपका? अजातशत्रु। अजातशत्रु तो अजातशत्रु जो है ये 492 ईस्वी पूर्व से लेके 492 से लेके 460 ईस्वी पूर्व तक क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है। भारतीय इतिहास में इसको किस उपनाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुणिक। यानी भारतीय इतिहास में किस उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? कुणिक। अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, इसके बाद में कुणिक कहा जाता है। और जैसे जिक्र करते हैं तो किसके समकालीन था? ये भी महात्मा बुद्ध के समकालीन था। भी किसके समकालीन था? महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन था, आपको याद होना चाहिए। और इसी के काल में जैसे आप अजातशत्रु का जिक्र करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। भी मैं वैसे तो पढ़ चुके हैं इस चीजों के बारे में। यानी प्रथम जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का आप जब जिक्र किया था तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? 4 है बौद्ध संगीतियां। तो 4 बौद्ध संगीतियों में प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व का जैसे अपन जिक्र किया था, 483 ईस्वी पूर्व जब जिक्र किया था, जगह का जैसे जिक्र किया था तो राजगृह थी भी। यानी चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी किसके काल में? अजातशत्रु। समय का जिक्र किया था हमने 483 ईस्वी पूर्व। और अध्यक्ष का अगर अपन जिक्र किया था तो कौन था उस समय अध्यक्ष? उसका महाकश्यप था भी। कौन था? महाकश्यप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है इसका। इसके अलावा जैसे प्रथम बौद्ध संगीति का जब जिक्र किया, इसका एक देखो मंत्री था भी। जैसे आप आगे जिक्र मौर्य साम्राज्य का जब जिक्र करेंगे, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का जब जिक्र करेंगे तो उसका एक मंत्री हुआ है। उस मंत्री का आप जिक्र करते हैं कौटिल्य जैसे, तो इसका भी एक मंत्री हुआ है भी। उस मंत्री का नाम था वस्कार भी। क्या नाम था? वस्कार। इसको क्या कहा जाता है? भारत का जैसे मैकियावली के नाम से भी वस्कार जो इसका क्या था? मंत्री था भी। किसका मंत्री था? अजातशत्रु का। और भारतीय क्या कहा जाता है इसको? भारतीय इतिहास में भारतीय मैकियावली, यानी भारतीय मैकियावली किसे कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावली कहा जाता है वस्कार। देखो जैसे आप चर्चा करते हैं इस चीज के बारे में, मैकियावली का जैसे वस्कार का आप जिक्र करें तो वस्कार लिच्छवी और जो वजी साम्राज्य का आप जिक्र करते हैं उनके बीच में जो मतलब विभेद सा पैदा कर देता है, फूट डाल देता है। और उस फूट का जो फायदा कौन उठाता है? अजातशत्रु। यानी वजी जो साम्राज्य था, वजी साम्राज्य को अजातशत्रु ने जीता था। किसके सहारे से जीता था? वो वस्कार जो उसका मंत्री था। और इस युद्ध में जैसे आप चर्चा करते तो इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 हथियारों का प्रयोग किया था भी। किसका प्रयोग किया था? 2 हथियारों का जैसे प्रयोग किया था। एक तो रथ मुसल था भी, भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं बहुत बार इस चीज के बारे में। एक तो क्या था? रथ मुसल था। और एक था महाशिला कंटक। क्या थी? एक का नाम जैसे जिक्र करते हैं, 2 हथियार यूज किए थे। एक तो रथ मुसल था, रथ मुसल, और एक था महाशिला कंटक। ये महाशिला कंटक, ये 2 तरह के क्या किए थे उसने? हथियार प्रयोग किए थे। अस्त्र शस्त्र का जैसे आप जिक्र करते हैं प्रयोग किया था इसने। जब अजातशत्रु को क्या वज्जियों के ऊपर क्या मिली थी? विजित हुआ था। मतलब वजी जो लोग थे वजियों के ऊपर उन्होंने क्या है अपनी सफलता हासिल करी। रथमूल जो होता था, रथ मुसल जो है, मुसल अपन जैसे पढ़ते हैं, ये आधुनिक जो वर्तमान समय में अपने पास जो टैंक है, टैंक के तरह का होता था। जहां भी मतलब जिस ही रास्ते से जाता था तो सैकड़ों लोगों को क्या अपने मतलब रथ से या रथ मुसल से क्या करता? कुचल देता था भी। क्या कर देता था? कुचल। और महाशिला कंटक जो था ना, महाशिला कंटक इस तरह का एक इंजन था जो बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर क्या फेंक सकता था। यानी जो सैनिक थी, बड़ी बड़े सैनिकों का जो टुकड़ी थी, उन टुकड़ियों के ऊपर पत्थर फेंक कर। तो इन दोनों हथियारों का प्रयोग करने के बाद में अजातशत्रु ने किसके ऊपर विजय हासिल की थी? वजियों के ऊपर। और किसके कारण की थी? वस्कार जो इसका क्या था? मंत्री था। और वस्कार को क्या कहा जाता है भारत में? आपको याद होना चाहिए, भारत का मैकियावली के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का आप जिक्र करें तो अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति इसी सानिध्य में जैसे आप जिक्र करें तो राजगृह है,
राजगृह के अंदर क्या बनाए थे इसने, स्तूप भी बनाए थे भी। राजगृह के अंदर है जो स्तूप किसी ने बनाए थे, तो राजगृह में स्तूप समझते हैं अपन, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध जो विहार होते हैं जहां पर बौद्ध धर्म के जो साधक बैठकर साधना करते हैं, मेडिटेशन चिंतन जो करते हैं, वो स्तूप भी राजगृह के अंदर किसी ने बनाए थे। वो कौन सा राजा था आपका, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु को भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपन इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। अजात शत्रु के बाद में तीसरा जो राजा आता है इस वंश का, तीसरे राजा का जैसे अपन जिक्र करते हैं, तो तीसरा राजा उदयन हुआ है भी। कौन हुआ है, उदयन। वैसे कई किताबों में अपन उदयन पढ़ते हैं, वैसे उदयन या उदयन एक ही बात है भी। तो तीसरा राजा ये आता है, ये भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके, किसकी हत्या करके, अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। किसकी हत्या करके, अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी के ऊपर बैठता है। यानी कब बैठता आपको याद होना चाहिए, जैसे अपन जिक्र करें तो 460 ईस्वी पूर्व से लेके 460 ईस्वी पूर्व से लेके आप जब जिक्र करेंगे तो 444, यानी 460 से लेके आप जब जिक्र करते हैं 444 ईस्वी पूर्व, 460 से लेके 444 ईस्वी पूर्व तक ये क्या करता है, राज करता है। तो उदयन अपने पिता की हत्या करके गद्दी के ऊपर बैठता है। उदयन किसकी हत्या करके, अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी के ऊपर बैठता है। इसके बाद में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इससे संबंधित क्वेश्चन आता है भी, गंगा व सोन नदी जो है, गंगा व सोन नदी जो है, गंगा व सोन नदी के मतलब संगम पर एक नगर की स्थापना करता भी, पर एक नगर की स्थापना करता है। और वो नगर कौन सा आपका याद, आधुनिक अगर बात करें तो आधुनिक समय में वो नगर आपका क्या है, पटना है भी। क्या आपका, पटना। प्राचीन नाम जब जिक्र करें तो ये क्या था, पाटलिपुत्र। कई बार पूछा गया परीक्षा के अंदर है भी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की जो संस्थापना करने वाला अगर कोई था तो वो राजा उदयन था भी। यानी किस वंश का था, अरेक वंश का एक राजा रहा उदयन ने। उस उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। वैसे देखो पूरी जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में आपको। छोटा सा गांव होता था एक कुसुमपुर, क्या नाम था उसका, कुसुमपुर। कुसुमपुर से फिर क्या बना दिया इसने, पाटलिपुत्र बना दिया। क्या बना दिया इसको, पाटलिपुत्र। और वर्तमान समय में क्या पढ़ते हैं इसको, बिहार की राजधानी पटना भी। यानी कुसुमपुर से लेके क्या बन गई ये, पटना। कुसुमपुर से लेके क्या बन गई ये पटना। जैसे प्राचीन काल में आप भी पढ़ते हैं इकदार से लेके फतेहबाज तक, इकदार से लेके फतेहबाज। तो कुसुमपुर से क्या बन गया वर्तमान में पटना। और पाटलिपुत्र जो इसको नाम दिया गया था किसके द्वारा, राजा उदयन। राजा उदयन जो था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे उदयन जो है, उदयन राजा जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था भी। किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म। यानी जैन धर्म को मानता था ये। किसको मानता था, जैन धर्म। पहले जैसे दो राजाओं का आप जिक्र करें, बिंबिसार का जिक्र करें, अजात शत्रु का, बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे ये, बौद्ध धर्म। परंतु इसे जो कहा जाता है, इसने जो माना है कौन सा, जैन धर्म। तो जैन धर्म की जब आप जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म तो मानता है इसको क्या कहता है भी, ये क्या पितर भगत था भी। क्या था, पितर भगत। जैन धर्म क्या कहता है भी, ये पितर भगत था। जबकि बौद्ध साहित्य क्या कहता है इसके बारे में, बौद्ध जो साहित्य, बौद्ध साहित्य कहता है भी ये पितर हरता है। क्या है, पितर हरता। तो पितर हरता यानी पिता की हत्या करने वाला कौन कहता है, बौद्ध साहित्य। और पिता का जो भगत कहता है वो कौन कहता है, जैन है साहित्य। क्योंकि ये किस धर्म का अनुयायी था, आपको याद होना चाहिए, जैन है धर्म का अनुयायी था भी। किसका धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे जो पितर भगत इसको कहा जाता है ना, वो जैन एक ग्रंथ आपको याद होना चाहिए। जैन ग्रंथ का जैसे जिक्र करते हैं परिरिष्ट परव, परिरिष्ट परव जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर क्या कहा गया है, इसको पितर भगत कहा गया है। जबकि बौद्ध साहित्य में इसको पितर हरता यानी पिता की हत्या करने वाला कहा गया है। ये महत्वपूर्ण राजा के रूप में भी जाना जाता है इस वंश का जो है। इस वंश के बाद में जिसे आप जिक्र कर ही रहे थे इस चीज के बारे में, यानी 444 ईस्वी पूर्व तक यह शासन करता है। परंतु जैसे तैसे इसका वंश का जो शासक है, इसमें जैसे इसकी उत्तराधिकारी था वो अनिरुद्ध था भी। कौन था, अनिरुद्ध का जैसे जिक्र करेंगे, अनिरुद्ध था, मुंडक था, आपको याद होना चाहिए भी। और एक अंतिम जो था वो नागदशक था भी। कौन था, नागदशक। ये जो है ये 444 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। यानी उसमें अनिरुद्ध, मुंडक आ जाता। और अंतिम जो शासक था इस वंश का, जो हरेक वंश का, वो कौन सा आपका, नागदशक था भी। कौन सा, नागदशक। अब नागदशक अयोग्य था भी। क्या था ये,
अयोग्य। तो इसका जो एक मंत्री होता है भी शिशुनाग, क्या होता है इसका जो एक कमाते मंत्री जो होता है शिशुनाग, शिशुनाग इसको पद से हटाकर एक नए वंश की अपने मतलब गद्दी स्थापित कर ले, अपने एक नए वंश की स्थापना करेगा। और वो नया वंश जो है वो कौन सा शिशुनाग वंश है, जिसके बारे में आप कल पढ़ेंगे भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व सब्सक्राइब करें।